दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये 50 डेज मेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है, जहां पे हम लगभग 50 क्वेश्चंस के मेंस के मॉडल आंसर्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो अभी पहला जो 10 वीडियो आएगा वहां पे हम पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिटिकली एग्जामिन द यूटिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा डायरेक्टिव वर्ड्स क्या है, जो ये क्रिटिकली एग्जामिन है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डायरेक्टिव वर्ड। ठीक है, तो हमारा जो डायरेक्टिव वर्ड है कि हमें एग्जामिन करना है क्रिटिकली, मतलब हमें एक एक बात पे डिस्कस करना है कि जो हमारा प्रीएम्बल है, ठीक है, तो हमारा प्रीएम्बल का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूटिलिटी कितना है। यूटिलिटी का मतलब क्या हो जाता है, उपयोगिता। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस प्रीएम्बल की यूटिलिटी को हमको डिस्कस करना है। तो हम डिस्कशन को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं उस पर हम लोग सोचते हैं। तो हमें पता है कि हर क्वेश्चंस का जो बेसिक 3 पार्ट होता है वो होता है इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और जो सबसे मार्क्स जहाँ से आता है वो आता है बॉडी से। मतलब हमें जो भी अपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, ठीक है, उसको अच्छे से सब्सटैंशिएट करना चाहिए एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, मतलब जो भी हम पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं हमें बताना होगा कि वो इस क्वेश्चन के साथ कैसे जा रहा है। उससे पहले हम देखते हैं कि हमें एक इंट्रो देना पड़ता है, कि हमें बताना होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है इसका क्या डिमांड है। ठीक है, अगर क्वेश्चन का डिमांड को हम इंट्रो में थोड़ा सा समझाते हैं, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम उस टर्म को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, या उसका कोई ओरिजिन ले सकते हैं, या कोई एक डेटा या फैक्ट से उस चीज़ को समझा सकते हैं। नेक्स्ट हम उसके बॉडी पे डिस्कस कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हम देखें कि हम लोग को प्रीएम्बल को डिस्कस करना है, क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में देखेंगे। तो प्रीएम्बल में हम देखेंगे कि हमारे पास 4 कॉम्पोनेंट्स रहता है ना। उन चारों कंपोनेंट्स का अगर हम यूटिलिटी को, ठीक है, उन चारों कंपोनेंट्स की यूटिलिटी को अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर हम समझा दें तो हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट हम कंक्लूजन में क्या रखेंगे कि जो हम बात बताएं उसको हम एक शॉर्ट में कंक्लूड करने का कोशिश करेंगे, कि 2 लाइन में 3 लाइन में हम ये बताने का कोशिश करेंगे कि हमने जो बताया उसका तर्क क्या था। अगर हम पॉलिटी के क्वेश्चंस को देखें तो कंक्लूजन में कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ठीक है, या कोई कमिटीज, तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कमिटीज या कोई कमीशन के बारे में अगर हम लिखते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे सॉल्यूशन में, कंक्लूजन में दम दिखता है, मतलब वैल्यू एडिशन हो जाता है। तो इस तरीका से हम एक क्वेश्चन के इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन में उसको तोड़ने का कोशिश करेंगे। तो जो ये क्वेश्चन है कि हमको इस क्वेश्चन में प्रीएम्बल की यूटिलिटी को आपको समझाना है। तो क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे कि हम जो भी कंपोनेंट्स हैं, चलिए पहले इसको आगे देखते हैं। जो भी कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में समझाते हैं। मतलब जैसे कि अगर हमने देखा कि प्रीएम्बल के कंपोनेंट्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि उसमें पहला कंपोनेंट है कि सोर्स। ठीक है, तो सोर्स के बारे में कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल, मतलब कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है वो हम लोग हैं, उसके जो लोग हैं, जो उसके सिटीजन्स हैं, उनसे ही उसका पावर आता है। दूसरा नेचर के बारे में डिस्कस करता है। नेचर में हम देखते हैं कि प्रीएम्बल में कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे कि सॉवरेन, जैसे कि सोशलिस्ट, जैसे कि सेक्युलर, जैसे कि डेमोक्रेटिक, जैसे कि रिपब्लिक। अगर हम इन टर्म्स को देखें तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब टर्म्स इम्बाइब्ड है, हमारे फंडामेंटल राइट्स में, हमारे डीपीएसपीज में, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। ठीक है, मतलब कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फिलॉसफी है वो कहाँ से डिराइव हो रहा है, वो प्रीएम्बल से डिराइव हो रहा है। और प्रीएम्बल का जो ओरिजिन था वो क्या है, वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। उसके बाद हम इसका अगर ऑब्जेक्टिविटी देखें, मतलब कि प्रीएम्बल क्या करनी चाहती है,
तो वो जस्टिस चाहती है, वो लिबर्टी चाहती है, वो इक्वालिटी चाहती है, वो फ्रैटर्निटी चाहती है। एंड अगेन अगर हम देखेंगे तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में, डीपीएसपीज में काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 15 राइट टू इक्वालिटी। इस तरीक़ा से काफ़ी सारे आर्टिकल्स है जो प्रियम्बल के इस थ्योरी को डिफाइन करता है या उसको जस्टिसिएबल बनाता है। और लास्ट में हमारे पास हमको एक कंपोनेंट मिलता है कि डेट, कि हमें पता चला कि जो हमारा प्रियम्बल है वो इनैक्टमेंट का डेट क्या था, वो था नवंबर 26, 1949। मतलब कि कुछ आर्टिकल्स जो थे जैसे 324 रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन, वो कब स्टार्ट हो गया था, वो स्टार्ट हो गया था नवंबर 26, 1949। अब हम समझते हैं, तो हमने एक ब्रीफ में देख लिया कि हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। और इस अप्रोच में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमारा इंट्रो कैसा होना चाहिए इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में। तो जो सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन हो सकता है, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हम प्रियम्बल के ओरिजिन को बता सकते हैं। ठीक है, प्रियम्बल के ओरिजिन में हम लोग लिखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू और उनका जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब आया था, तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था वो आया था दिसंबर 13, 1946। ठीक है, तो जो जवाहरलाल नेहरू का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो कहता है कि वो इन्फ्लुएंस किया, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करता है किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसके पहले ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ गया था, तो वो इन्फ्लुएंस करता है कॉन्स्टिट्यूशन को और उसको शेप देता है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो हमारा प्रियम्बल है और उसके पहले जो उसका ओरिजिन क्या है, उसका ओरिजिन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, जो जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया था 13 दिसंबर 1946 को, जो पास होता है 22 जनवरी 1947 में। ठीक है, मतलब कि कुछ महीना बाद पास हो जाता है, तो वो सेव करता है टाइम टू टाइम। उसके बाद हमने देखा कि जो ये है, ये क्या था, ये एक फंडामेंटल फिलॉसफी देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, तो हम अपने इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं अबाउट द ओरिजिन रिलेटेड टू जवाहरलाल नेहरू एंड इट्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, एंड व्हाट वी कैन से इन that it influenced the shaping of the constitution time to time and it gave the fundamental philosophy to the constitution। ठीक है, और इसी चीज को जब हम कह सकते हैं कि द मॉडिफाइड वर्जन, मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रियम्बल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक तरीका का ओरिजिन, एक तरह का इंट्रो। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि कुछ हम डेफिनेशंस दे सकते हैं जो हमारे पास अगर अवेलेबल है। तो उस डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि एक एन ए पलखी वाले जूरिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन इज, व्हाट द प्रियम्बल इज, इट इज एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है जहाँ पे नेम होता है, एड्रेस होता है, ब्लड ग्रुप होता है, एज होता है, तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो प्रियम्बल भी वही है, एक बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो सकता है। बाद में ये भी कहा जाता है, हम कंक्लूजन देखेंगे, इट इज ऑल्सो की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को ओपन करना चाहते हैं तो उसका की क्या है, उसका की है हमारे पास प्रियम्बल। ठीक है, तो वी गॉट द ओरिजिन, वी गॉट ए डेफिनेशन एंड वी गॉट एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो व्हाई, तो अगर हम देखें कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 प्लेस्ड 3 important words in the constitution, in the preamble. Why? That is socialist, secular and integrity. So अगर उस समय के गवर्नमेंट को लगा कि हमें ये दिखाना चाहिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोशलिस्ट है, हमारा जो गवर्नमेंट है वो सेक्युलर है और हम अपने देश में इंटीग्रिटी चाहते हैं, तो वो इसको प्रियम्बल में ऐड करती हैं या ऐड होता है कब, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। दैट शोज द यूटिलिटी ऑफ द प्रियम्बल। ठीक है, इफ द प्रियम्बल वुडंट हैव बीन इम्पॉर्टेंट, अगर प्रियम्बल की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती तो हम उसमें अमेंडमेंट करके यूटिलिटी करने का कोशिश नहीं करते। इसी चीज को हम देखें कि प्रियम्बल इज ऑल्सो अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स दैट यस, प्रियम्बल कैन बी चेंज्ड but as long as the basic structure of the constitution या basic feature should not be hampered। ठीक है,
प्रियम्बल में चेंजेस या अमेंडमेंट्स लाया जा सकता है, बट उसके बेसिक फीचर्स जैसे है, फंडामेंटल राइट्स हम लोग कहते हैं बेसिक फीचर्स, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू आवर क्वेश्चन। आगे हम देखते हैं कि हम लोग और क्या लिख सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि प्रियम्बल इज द बेसिक फिलॉसफी, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा बेसिक फिलॉसफी है वो हमें कहाँ से मिला, वो हमें प्रियम्बल से मिला। एंड इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल वैल्यूज, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल वैल्यूज है उनका भी जो ओरिजिन है वो प्रियम्बल से है। एंड व्हाट टाइप ऑफ पॉलिटी फंडामेंटल वैल्यूज वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल, वी आर टॉकिंग अबाउट मॉरल, वी आर टॉकिंग अबाउट रिलीजियस, ठीक है। तो हमारा पॉलिटिकल वैल्यू कैसा होगा, हमारा मॉरल वैल्यू कैसा होगा और हमारा रिलीजियस वैल्यू कैसा होगा, ये हमें प्रियम्बल से समझ में आता है, ठीक है। तो ये एक लाइन हो सकता है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे ओरिजिन में, मतलब इंट्रोडक्शन में। अगेन व्हाट वी कैन राइट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे और उनके जो फाउंडिंग फादर्स थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाले, असेंबली बनाने वाले जो फाउंडिंग फादर्स थे, उनका अगर हमको थॉट प्रोसेस समझना है, ठीक है, उनका अगर हमको थॉट प्रोसेस समझना है तो उस थॉट प्रोसेस को समझने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो थ्रू आवर प्रियम्बल, ठीक है। द सेम वे सुप्रीम कोर्ट भी प्रियम्बल को इस तरह से यूज करती है ताकि वो अपने जजमेंट्स को उस अकॉर्डिंग देख पाए, ठीक। जब हमने कहा था कि इट इज एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हम एक ऐड कर सकते हैं सर अलादी एक बात, ठीक है। तो श्री अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर कहते हैं द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी हैड थॉट एंड ड्रीम्ड फॉर सो लॉन्ग, ठीक है। हमने मतलब आज़ादी के लिए जो हमने इतना स्ट्रगल किया, 100 साल 200 साल तक हमने फाइट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ादी के लिए, और उस प्रोसेस में जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, हम किस तरीका का इक्वालिटी रखेंगे, हम किस तरीका का लिबर्टी देंगे, उस थॉट प्रोसेस को, उस ड्रीम को हम अपने प्रियम्बल में देखते हैं। तो व्हाट आवर प्रियम्बल इज, द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट एंड ड्रीम्ड फॉर सो लॉन्ग। प्रियम्बल वो है जो हमने इतने दिनों से सोचा था और हमने इतने दिनों से सपना देखा था। तो ये जो 5-6 पॉइंट है, आप इसको 5-6 पॉइंट को याद करके 2 से 3 पॉइंट में अपना एक शॉर्ट अच्छा सा इंट्रोडक्शन अपने हिसाब से लिख सकते हो। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के बॉडी की तरफ। तो क्वेश्चन का जो बॉडी था, जब हमने स्टार्टिंग में समझाया था, तो बॉडी के कुछ कंपोनेंट्स हैं, या जो प्रियम्बल है उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। पहला कंपोनेंट अगर हम लोग देखें तो पहला कंपोनेंट इज द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन कह रहा है, मतलब प्रियम्बल कहता है कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम जब प्रियम्बल का पहला लाइन पढ़ेंगे तो पहला लाइन कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि हम जो लोग हैं इस देश के, इंडिया के, वो डिसाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं डिसाइड, तो नेचर डिसाइड कर रहे हैं, किसका, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे प्रियम्बल का। हैविंग सोलेमनली कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू या हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ। तो हम कैसा चाहते हैं अपना देश, हम अपना देश सॉवरेन चाहते हैं, हम अपना देश सोशलिस्ट चाहते हैं, ये चीज़ बाद में ऐड हुआ है। हम अपना देश सेक्युलर चाहते हैं, हम अपना रिपब्लिक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कैसा चाहते हैं, डेमोक्रेटिक चाहते हैं, और हम रिपब्लिक चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिसाइड किया, जो हमें कहाँ मिल रहा है, वो हमें प्रियम्बल में मिल रहा है। तो वो क्या दिखा रहा है, हमारे प्रियम्बल के यूटिलिटी को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, इंपॉर्टेंस को दिखा रहा है, यूटिलिटी को दिखा रहा है। उसके बाद वो बताता है कि जो नेचर तो हमने बताया, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिविटी क्या है, ठीक है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है कि हम जस्टिस दें, ठीक है, हम लिबर्टी दें, ठीक है, हम इक्वालिटी रखें, हम
फ्रैटर्निटी रखें। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें कहाँ से मिल रही हैं? ये हमें अपने प्रियम्बल से मिल रही हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिविटी है। व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव इज हैव अ जस्टिस, वी हैव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। एंड एक और कंपोनेंट जो है वो है कि हमें एक डेट पता चला, और वो डेट क्या है? 26 नवंबर 1949 को हमने इसे अडॉप्ट किया। और आर्टिकल्स लाइक 324, 366, 367 इन आर्टिकल्स को हमने उसी टाइम पे स्टार्ट कर दिया, और बाकी जो है वो 26 जनवरी 1950 को स्टार्ट हो जाता है, जो कि है हमारा रिपब्लिक डे। ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट्स हमें अपने बॉडीज में यूज करना है, और इन चारों कंपोनेंट्स को हमें दिखाना होगा कि वो कैसे हमारे प्रियम्बल के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो हमारे प्रियम्बल में मेंशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें 2 चीज को डिसाइड करेंगे। तो हमने देखा कि हमने नेचर को डिसाइड किया, तो उसमें हम लोग 2 टर्म को समझेंगे कि सॉवरेन और सोशलिस्ट। तो पहला अगर हम लोग बॉडी में लिखेंगे टॉपिक, दैट द कंपोनेंट में क्या लिखेंगे? वी विल राइट दैट वी आर अ सॉवरेन कंट्री। ठीक है, नॉर अ डोमिनियन। मतलब अगर हम कुछ करना चाहते हैं, कोई लॉ बनाना चाहते हैं, तो हम किसी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है, और हम किसी के कंट्री के डोमिनियन स्टेटस के अंदर भी नहीं है। हमारे ऊपर किसी का अथॉरिटी भी नहीं है, और हम अपना अफेयर्स खुद कंडक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर हमें कोई लॉ बनाना है, हमें कोई रूल बनाना है, तो वी आर फ्री टू डू दैट। ठीक है, अगर हम यूएन में शामिल होते हैं या यूएन के कोई ट्रीटी में शामिल होते हैं, WTO में कोई ट्रीटी साइन करते हैं, तो वो हमारे सॉवरेन के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज वी आर फ्री टू डू वॉट एवर वी वॉन्ट। सो फर्स्ट वर्ड हम लोगों ने जो देखा, जो हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ था सॉवरेन, व्हाट इट डिफाइंस इज व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा कंट्री सॉवरेन है, और इस वर्ड को हम कहाँ देखते हैं? इस वर्ड को हम अपने प्रियम्बल में मेंशन्ड देखते हैं। दैट शोज द यूटिलिटी ऑफ आवर प्रियम्बल। नेक्स्ट वर्ड को हम लोग डिस्कस करें, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोशलिस्ट। ठीक है, सोशलिस्ट हमें क्या कहता है कि पहले तो हम लोग समझते हैं कि हमने 3 वर्ड को 42nd CAA में ऐड किया था, जो कि हमने इंट्रो में देखा। ठीक है, तो वो वर्ड क्या था? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग किसको डिस्कस करते हैं? सोशलिस्ट को। तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिस्ट नहीं था? क्या हम एज अ सोशलिस्ट कंट्री नहीं थी? तो हाँ, हमारे में काफी सारे प्रोविजंस थे DPSP में जो सोशलिस्ट था, जो इम्प्लिसिट लिखा हुआ था, बट हमने उसे एक्सप्लिसिट मेंशन किया। कहाँ मेंशन किया? प्रियम्बल में मेंशन किया। तो प्रियम्बल इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने उसे मेंशन किया, क्योंकि वो एक की था, वो एक आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को अडॉप्ट किया। ठीक है, अब डेमोक्रेटिक और सोशलिज्म, और एक होता है कम्युनिस्ट सोशलिज्म। कम्युनिस्ट सोशलिज्म का एग्जांपल अगर आप देखोगे तो चाइना है, लेकिन हमारा सोशलिज्म कैसा है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, जहां पे एक मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स भी है और पब्लिक प्लेयर्स भी है, मतलब गवर्नमेंट भी, प्राइवेट ट्रेन भी चल रही है, पब्लिक ट्रेन भी चल रही है। ठीक है, तो जहां पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट कर सकते हैं, हम उस तरीका का मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किए, जहां पे हमने उसे क्या बोला कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। जैसे कि हम सब्सिडी देके अनाज को सस्ता करेंगे, हम सब्सिडी देके तेल को सस्ता करेंगे, ताकि आम लोग, गरीब लोगों को भी फायदा हो। साथ ही साथ हम अमीरों लोगों को भी अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप अपना बिजनेस बढ़ा सकें, आप कमा सकें। ठीक है, प्राइस फ्रीडम देंगे, जो सामान खरीदना है, बनाना है, बना सकते हो। तो वी आर अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म या सोशलिस्ट कंट्री। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय सेक्युलर। ठीक है, तो जो थर्ड वर्ड मेंशन्ड है, मतलब थर्ड जो हमारा जो थर्ड हमारा नेचर मेंशन्ड है, दैट इज सेक्युलर। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेट इज, हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो वर्ड हम देखते हैं कि हमारे प्रियम्बल में मेंशन्ड है, जो कि 42nd CAA से न्यूली ऐड हुआ था, जहां पे कहता है कि जो हर रिलीजन है, मतलब all religion in this country are equally protected and gets support by the state। ठीक है, हर रिलीजन को इक्वल सपोर्ट है
और इक्वल स्टेटस का हाथ है। तो हमारा जो सोशलिज्म है, सेक्युलरिज्म है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। जैसे फ्रांस में निगेटिव सेक्युलरिज्म है, वहां पे स्टेट और रिलीजन बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो ये हो गया सेक्युलर। अब यही चीज को अगर हम लोग देखें कि क्या कोई आर्टिकल ऐसा है जहां पे इस तरीका का है, तो हम देखते हैं कि आर्टिकल 25 to 29 इन आवर फंडामेंटल राइट्स इसी चीज को तो बात कहता है। सेक्युलर कंट्री क्या या सेक्युलर प्रोविजंस से रिलेटेड ही तो आर्टिकल 25 to 29 है। तो हमने देखा कि जो हमारा एक सेक्युलर वर्ड है जो हमारे प्रियम्बल में है, उसी चीज को हमने फिर फंडामेंटल राइट्स में भी एक फंडामेंटल राइट बनाया हुआ है। ठीक है, सो दैट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर प्रियम्बल। देन हमने देखा कि हमारे पास दो वर्ड है, एक है डेमोक्रेटिक, एक है रिपब्लिक। यानी कि जो हमारा डेमोक्रेसी है वो कैसा डेमोक्रेसी है? वो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, एक होता है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, हमारा क्या है? प्राइम मिनिस्टर है, दैट इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इसका मतलब है कि जो एग्जीक्यूटिव है, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं। किनको रिस्पॉन्सिबल है? लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है। मतलब वो कुछ भी उल्टा सीधा काम करेंगे तो लेजिस्लेचर उनसे क्वेश्चन पूछ सकती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकती है। ठीक है, और हमने क्या देखा कि हमारा प्रियंगल का डेमोक्रेसी का मतलब नॉट ओनली पॉलिटिकल, ठीक है, सिर्फ पॉलिटिक्स के रेस्पेक्ट में हम लोग डेमोक्रेटिक नहीं है, बट वी वांटेड दैट आवर कंट्री रिमेन्स इकोनॉमिकल एंड सोशल। तो इकोनॉमिक टर्म्स में और पॉलिटिकल टर्म्स में भी हम लोग, सोशल टर्म्स में भी हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हम रिपब्लिक हैं, यानी जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है, वो दो तरह से अपॉइंट होता है, डायरेक्टली इलेक्टेड है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। मतलब कि हम मोनार्की नहीं है, हमारे ऊपर कोई राजा या रानी नहीं है, कोई क्वीन नहीं है। और हेड ऑफ द स्टेट जो है, जो हमारे प्रेसिडेंट है, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। और कोई भी पर्सन चाहे तो जो मिनिमम क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करता है तो वो हेड ऑफ द स्टेट के लिए इलेक्शन लड़ सकता है। वो अपने आप को बोल सकता है कि हम उस चीज के लिए अपॉइंट होना चाहते हैं, तो उसके लिए इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होता है वो हो सकता है। तो रिपब्लिक बनने का भी अधिकार किसी को है। तो हम लोग ने क्या देखा कि हमारा नेचर कैसा है? सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। और ये जो 5 पिलर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे हमने कहाँ देखा मेंशन? इसे हमने देखा अपने प्रियम्बल में मेंशन। तो वो हमें क्या बता रहा है कि जो हमारा प्रियम्बल का यूटिलिटी है वो बहुत ही सुप्रीम है। नेक्स्ट हम आते हैं कि हम जो थर्ड मतलब कंपोनेंट्स था वो था ऑब्जेक्टिविटी ऑफ आवर प्रियम्बल। ऑब्जेक्टिविटी में हम लोग देखते हैं कि आवर प्रियम्बल सेज ऑफ जस्टिस। जस्टिस वो 3 तरह का जस्टिस का बारे में बात करता है। कहता है कि वो सोशल जस्टिस है, वो इकोनॉमिक में इनइक्वालिटीज नहीं होना चाहिए, और पॉलिटिकल जस्टिस भी होना चाहिए। सोशल जस्टिस में भी कोई भी इंसान के साथ प्रिविलेजेस का अधिकार नहीं है। जैसे वीआईपी कल्चर को भी रिमूव किया गया था ना, उसी तरीका से किसी के साथ भी प्रिविलेजेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, या अगर हम चाहें तो बैकवर्ड क्लास के लिए, वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए भी कुछ रिजर्वेशंस दे सकते हैं, तो वो अलग चीज हो गया। उसी तरीका से किसी के साथ हम कास्ट बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे डिस्टिंक्शन करना अलाउ नहीं है। ठीक है, किसी को भी एम्प्लॉयमेंट में इस तरीका से डिस्टिंक्शन करना कि वो किसी अलग रेस का है, वो किसी अलग कास्ट का है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गलत है। नेक्स्ट कहता है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को रिमूव करना है। ठीक है, वेल्थ में, इकोनॉमिक में और प्रॉपर्टी में। तो इनइक्वालिटीज का रिमूवल इज द इकोनॉमिक जस्टिस। नेक्स्ट पॉलिटिकल जस्टिस, जैसे कि राइट टू वोट। तो हर पर्सन जो 18 ईयर्स से अबव है उसको वोटिंग का राइट है, उसको कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस में अपने आप को इलेक्शन के लिए खड़ा होने का अधिकार है। तो ये जो जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये हमें कहाँ से मिला? ये हमें अपने प्रियम्बल से मिला। ठीक है, इसी प्रोविजंस को हम देखते हैं कि अपने फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपीज में भी बताया गया है, यूज किया गया है। और फंडामेंटल राइट्स के थ्रू हमें राइट भी दिया गया है इन जस्टिस को यूज करने का, जो कि जस्टिसिएबल भी है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। नेक्स्ट हम देखते हैं लिबर्टी। लिबर्टी किस चीज का? थॉट का। ठीक है, कुछ भी सोचने का, कुछ भी एक्सप्रेस करने का, कोई भी बिलीफ रखने का, ठीक है, कोई भी फेथ
रखने का, और किसी को भी वर्शिप हम लोग कर सकते हैं। और ये सारा चीज़ फिर से हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में मेंशन्ड है, राइट टू फ्रीडम में, है ना। सो व्हाट वी सेड दैट द ऑब्जेक्टिविटी प्रोवाइडेड बाय आवर प्रीएम्बल was used by our constitution maker in Indian constitution and was put in where in fundamental rights in DPSPs. That shows the utility of our preamble. Next we see that the objectivity has two more words in it, that is equality and one is freedom. So अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि what is equality according to our preamble. सो इक्वालिटी का मतलब होता है कि किसी के साथ भी प्रिविलेजेस नहीं होना चाहिए, किसी को भी हम स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं देंगे, ठीक है। ये नहीं कि भाई उसको ज़्यादा दे देंगे या रिलायंस को हम जियो बनाने देंगे, किसी और को जियो नहीं बनाने देंगे, ऐसा नहीं। कोई स्पेशल प्रिविलेजेस किसी के साथ नहीं है। स्टेटस का और अपॉर्चुनिटी का इक्वालिटी है, ठीक है। पॉलिटिकल इक्वालिटी है, ठीक है। पॉलिटिकल इक्वालिटी कैसे है, तो हम लोग देखें कि आर्टिकल 325, 326 से हमने पॉलिटिकल इक्वालिटी दिया। अपॉर्चुनिटी का अधिकार दिया, उसके लिए हमने डीपीएसपी में आर्टिकल 39 रखा। आर्टिकल 39 में हमने क्या कहा कि मेन और वुमेन को इक्वल राइट दिया, ठीक है। लाइवलीहुड का, ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का। सो व्हाट वी हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ या जो ऑब्जेक्टिविटी प्रीएम्बल में है वही चीज़ फंडामेंटल राइट्स में डीपीएसपी में भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं फंडामेंटल फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का अगर वर्ड हम मेंशन देखें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के आर्टिकल 51A के अंदर इसे मेंशन किया गया है, जहाँ पे एक इंसान की डिग्निटी और इंडिविजुअलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहा गया है। नेक्स्ट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी वॉज द वर्ड जो कि 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। क्यों ऐड किया गया था कि हमें दिखाया गया था कि देखो हमारा देश का इंपॉर्टेंस कैसा है। कोई भी स्टेट चाहेगा अलग होना तो ये गलत बात है, नहीं अलग हो सकते हो। वी हैव अ यूनिटी एंड हैव अ इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। सो टू सम अप, अगर हम थोड़ा सम अप करें तो हमारे बॉडी में हमने देखा, ठीक है, हमारे बॉडी में हमने देखा कि जो प्रीएम्बल के ऑब्जेक्टिविटी थे, ठीक है, उसका सोर्स था, उसी सब सोर्स को हमने फिर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में मेंशन देखा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम एग्जामिनर को बता सकते हैं कि इस वजह से हम कह सकते हैं कि दैट इज द यूटिलिटी ऑफ आवर प्रीएम्बल। उसके बाद हम अपने बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड फॉर सो लॉन्ग। मतलब प्रीएम्बल वो है जो हमने इतने दिनों से सोचा था, हमने जिसका सपना देखा था, वो हमारा प्रीएम्बल है। पंडित ठाकुर दास ने दो वर्ड को इंपॉर्टेंट किया कि इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा के बारे में किसको कहा गया, वो प्रीएम्बल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक चाबी है। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन जैसी किताब को हमें खोलना है, हमें उसके बारे में समझना है, तो उसके लिए हमको किससे गुजरना पड़ेगा, हम लोग को प्रीएम्बल से गुजरना पड़ेगा, प्रीएम्बल को समझना पड़ेगा। अगर हम प्रीएम्बल को समझ लिए, प्रीएम्बल को देख लिए, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकते हैं। और एम हिदायतुल्लाह जो एक चीफ जस्टिस थे पहले के, उन्होंने कहा कि जो हमारा प्रीएम्बल है वो जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है ना यूएस से, उससे ज़्यादा है। मतलब वो सिर्फ एक डिक्लेरेशन नहीं है, वो हमारा सोल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। So what we are seeing that important personalities are using word like soul, using word like key, using word like thought, using word like dream. So these important words used in our body will show the utility of our constitution, of the preamble in the Indian constitution. ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि क्रिटिकली एग्जामिन, तो हम थोड़ा सा दो लाइन लिखेंगे निगेटिव इन रेस्पेक्ट, जो कह रहा है कि द प्रीएम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। मतलब कि लेजिस्लेचर अगर कुछ पावर्स लेना चाहे प्रीएम्बल से तो वो नहीं ले सकती है। प्रीएम्बल
उनके पावर्स को या प्रियम्बल कोई भी ऐसा प्रियम्बल के वजह से लेजिस्लेचर का कोई भी पावर प्रोहिबिट नहीं होता है। ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट्स में, जैसे हम फंडामेंटल राइट्स में देखते हैं ना कि वो एक तरह का प्रोहिबिशन है स्टेट के आर्बिट्री एक्शन को, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। लेजिस्लेचर ना ही उसको एक पावर देता है ना ही उससे पावर छीनता है, तो ये उसके यूटिलिटी को डिक्रीज करता है। और दूसरा चीज़ है कि ये जस्टिसिएबल नहीं है, मतलब कि प्रियम्बल में जो लिखे हुए टर्म्स हैं उनको अगर स्टेट नहीं मानती है तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हो। तो हम अपने बॉडी में एक लाइन में इन दोनों लाइंस को लिखेंगे जब हम लोग लास्ट में उस बॉडी को एंड कर रहे होंगे, जस्ट बिफोर द कंक्लूजन। तो कंक्लूड करने से पहले 2 वर्ड हम इस चीज़ को मेंशन करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कंक्लूजन कैसे लिख सकते हैं। तो हम लोग कंक्लूजन में इंट्रो के उस वर्ड को फिर से मेंशन कर सकते हैं, वेयर वी सेड दैट द प्रियम्बल इज द ओपिनियन। प्रियम्बल जो था वो क्या था, वो हमारे फाउंडिंग फादर्स का ओपिनियन था, वो हमारे फिलॉसफी को दर्शाता है। ठीक है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे अच्छा है कि हम लोग किसी भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को कोट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेड इन द जजमेंट ऑफ केशव नंदा भारती केस एंड LIC ऑफ इंडिया केस। मतलब कि केशव नंदा भारती केस के अंदर और LIC के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने किसने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो हमारा प्रियम्बल है वो एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसा है, इंटीग्रल पार्ट है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार ये चीज को बोला है और इंटरप्रेट किया है कि प्रियम्बल को हमें ग्रैंड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस इन द प्रियम्बल को उस तरीका से देखना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। मतलब कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, मतलब कि प्रियम्बल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहती है तो वो प्रियम्बल के नोबल और ग्रैंड विजन को देखती है और उस हिसाब से वो उस चीज़ को समझ सकती है। जिस तरीका से वो DPSP में करती है कि DPSP जस्टिसिएबल नहीं है बट गवर्नेंस के लिए वो इंपॉर्टेंस है, उसी तरीका से प्रियम्बल भी ग्रैंड एंड नोबल विजन जो प्रियम्बल में मेंशन्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन को देखने में या पढ़ने में समझने में हेल्प करती है। तो इसी तरीका से अब हम इस आंसर को भी कंक्लूड करते हैं और इस वीडियो में गुड बाय बोलते हैं। थैंक यू गाइस।